जी हाँ, वेलकम गाइस। तो एक और इम्पॉर्टेंट सेशन है आज हमारा, इकोनॉमिक्स बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स। तो गाइस, जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर्स एमसीक्यूज़ के कंप्यूटर और इकोनॉमिक्स के नहीं देखें तो चैनल के प्लेलिस्ट में आइए, ज़रूर उनको देख लीजिएगा, क्योंकि ये वो एमसीक्यूज़ हैं जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं और अपकमिंग एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प रहेंगे। आपको मॉक टेस्ट की तरह ये काम करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन, जो बेसिक कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल हैं। गाइस, इस पे 2 वीडियो और लाऊंगा मैं, क्योंकि ये एक वीडियो में कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि इसमें ड्यूरेशन ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो गाइस, मैं बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट सेशन को। तो सबसे पहले, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज़ नेगेटिव, टोटल यूटिलिटी इज़, तो कहता है जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होता है, टोटली क्या होगी, जीरो होगी, डायमेंशनिंग होगी, मैक्सिमम होगी, मिनिमम। गाइस, सबसे पहले मैं आपको यूटिलिटी समझाता हूँ क्या होता है, ब्रीफ में समझाऊंगा। गाइस, मैं आपको यूटिलिटी का मतलब होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कम्युनिटी। यूटिलिटी का मतलब है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कम्युनिटी, यानी कि कम्युनिटी के जो वांट सेटिस्फाइंग पावर है उसी को बोलते हैं हम यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, टोटल यूटिलिटी का मतलब होता है गाइस जो सम ऑफ टोटल यूटिलिटी, यानी कि टोटल का मतलब है टोटल यूटिलिटी का हम जब सम करते हैं, यानी कि टोटल यूटिलिटी जो सभी कम्युनिटी से जो मिलती है उसका जब हम सम करते हैं उसको टोटल यूटिलिटी बोलते हैं। अब एक और बात आती है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। गाइस, मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है एडिशनल यूटिलिटी मिलती है जो ओरिजिनल कम्युनिटी के यूज़ करने से। मैं इसको एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लीजिए गाइस, मैंने 10 कम्युनिटी का यूज़ किया, 10th कम्युनिटी का यूज़ किया, मुझे 100 यूटिल्स यूटिलिटी मिलती है, यानी कि 100 यूटिल सेटिस्फेक्शन में। यूटिलिटी को हमेशा यूटिल्स में, बल्कि यूटिलिटी को यूटिल्स में मेजर किया जाता है। 100 यूटिल्स जो है सेटिस्फेक्शन मिली। 11th कम्युनिटी यूज़ की, मुझे 105 यूटिल्स जो है यूटिलिटी मिली। तो मान लीजिए अब क्या होगा, मार्जिनलिटी क्या होगा, 105 में से 100 निकालो गाइस, यानी कि 105 में से 100 निकालो, ये कितना बचेगा, 5। जो एडिशनल यूटी मिली 5, जो एडिशनल यूटी मिली 11th कम्युनिटी, यानी एडिशनल कम्युनिटी के यूज़ करने से एडिशनल यूटी जो 5 मिली, इसी को बोलते हैं मार्जिनल यूटी। यानी कि एडिशनल कम्युनिटी के यूज़ करने से जो एडिशनल 5 यूटिलिटी मिलती है इसको बोलते हैं मार्जिनल यूटी। गाइस, आई होप आपको समझ आएगी। अब यहाँ पे कहता है जब मार्जिनल नेगेटिव थी, टोटलिटी क्या होगा, जीरो होगी, डायमेंशन। तो गाइस, इसको समझते हैं, देखो डायग्राम से समझाता हूँ, क्योंकि गाइस ये डायग्राम से चीज़ समझते हैं। मान लीजिए ये मेरे पास है टोटल यूटिलिटी, ये है टोटल यूटिलिटी गाइस, टोटल यूटिलिटी। अब यहाँ पे गाइस, अब मैं बताऊँ मार्जिनल यूटिलिटी बनाता हूँ, अब उससे आपको समझाता हूँ। गाइस, ये है मेरे पास टोटल यूटिलिटी कर्व, ये है मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। यहाँ देख सकते हैं आप, ये है, ये जो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है गाइस, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। अब यहाँ पे आपने ध्यान देना है, जब टोटलिटी जीरो है गाइस, यानी कि टोटल ये मार्जिनलिटी जीरो है, यहाँ पे मार्जिनलिटी देख सकते हैं आप, मार्जिनलिटी यहाँ पे जीरो है और टोटलिटी यहाँ मैक्सिमम है गाइस। जब मार्जिनलिटी यहाँ से जीरो से नीचे आना स्टार्ट किया, एक्स एक्स से नीचे, तो ये मार्जिनलिटी नेगेटिव हो गई। तो मार्जिनलिटी जब नेगेटिव, टोटलिटी भी यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे जब टोटलिटी मैक्सिमम है यहाँ पे, तो मैक्सिमम पे मार्जिनलिटी क्या है, ये यहाँ पे जीरो पे है मार्जिनलिटी। जब मार्जिनलिटी डाउन हुई, एक्स एक्स से नीचे नेगेटिव आएगी, तो जो टोटलिटी ये भी डायमेंशन स्टार्ट होना, डिक्रीज होना स्टार्ट होगी, फॉल हुई यहाँ से। तो डायमेंशनिंग इज राइट आंसर, क्योंकि टोटलिटी भी जब मार्जिनलिटी नेगेटिव होता है, याद रखना हमेशा, मार्जिनलिटी जब जीरो होता है तो टोटलिटी मैक्सिमम होती है। जब मार्जिनलिटी नेगेटिव आई तो टोटलिटी स्टार्ट डायमेंशनिंग डिक्रीज होना स्टार्ट होती है गाइस। राइट आंसर बी पार्ट। नेक्स्ट हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन प्रिपेयर्स द नेशनल इनकम एस्टिमेट इन इंडिया, एस्टिमेट्स इन इंडिया। गाइस, कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो नेशनल इनकम एस्टिमेट्स को प्रिपेयर करता है। प्लानिंग कमीशन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है, या इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन। गाइस, इसको याद रखिएगा, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन नेशनल इनकम एस्टिमेट्स को प्रिपेयर करती है। नेक्स्ट वन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड टू मेजर द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। कहता है कौन सा मेथड जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड है जो इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री को मेजर करने के लिए, अप्रोप्रिएट मेथड कौन सा है। तो गाइस, याद रखना, ये आपको मालूम भी होगा, नहीं भी मालूम है तो ये जीडीपी होता है। गाइस, याद रखिए जीडीपी, यानी कि जो मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड है जो इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री के बारे में जिससे मेजर करते हैं, जिससे मालूम होता है, वो ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है गाइस, जीडीपी। यहाँ पे ऑप्शन 4 हैं, लेकिन जो राइट आंसर है जीडीपी है, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट हमारे पास, इफ द इलास्टिसिटी डिमांड इज जीरो, द डिमांड कर्व विल बी। गाइस, जब इलास्टिसिटी डिमांड जीरो होती है तो डिमांड कर्व क्या होगी, पैरेलल होगी एक्सेस के, पैरेलल टू वर्टिकल एक्स के, अपवर्ड का स्लोपिंग 45 डिग्री लाइन, डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। गाइस, इसको मैं डायग्राम से समझाऊंगा, ऐसे आपको समझ आ गई। देखो गाइस, इलास्टिसिटी डिमांड जीरो कब होती है, देखो ये सिचुएशन होती है गाइस, ये इलास्टिसिटी डिमांड जीरो होती है गाइस, ये इसको मैं समझाऊंगा अभी। ईडी जीरो ये कब होती है, ये होता है गाइस, इलास्टिसिटी डिमांड जीरो कब होती है, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड में, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड में, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड में।
गाइज याद है, परफेक्टली इनएलास्टिक डिमांड। तो गाइज आपने यहाँ पे, आप मैं इसको समझाता हूँ। देखो प्राइस हमारे पास है 10, 10 से आ गई 15, 15 से आ गई 30। देखो गाइज आप यहाँ पे यह डिमांड करो, यह डिमांड करो। तो गाइज देखो डिमांड जो है, डिमांड प्राइस की, प्राइस बढ़ रही है, प्राइस 10 से 15 से 30 हुई, डिमांड सेम है, डिमांड पे कोई फर्क नहीं, यहाँ से लेने तक डिमांड का वो सेम है गाइज, डिमांड पे कोई फर्क नहीं। तो इसी केस में ईडी जीरो होता है गाइज। सबसे पहला एक केस, मतलब कि एक समझ आ गई यहाँ पे, जब डिमांड में कोई प्रभावित नहीं, तो कोई असर नहीं पड़ता, डिमांड करो सेम है, डिमांड में कोई चेंजिंग नहीं आ रही, लेकिन प्राइस चेंज हो रही है, प्राइस जो है इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज भी हो सकती है, प्राइस कम भी हो सकती है, इंक्रीज भी हो सकती है। यहाँ प्राइस इंक्रीज हो रही है, ईडी जीरो है। तो यहाँ कहता है जब इलास्टिक डिमांड जीरो है, डिमांड कर्व विल बी, डिमांड कर्व ये है पैरेलल है टू एक्स एक्सिस, एक्सिस के पहले में पहले वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस में, तो गाइस ये वर्टिकल एक्सिस में पैरेलल है। देखो ये वर्टिकल एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है गाइस, ये है वाई एक्सिस, ये है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये है वर्टिकल एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है मतलब ये है एक्स एक्सिस गाइस, और ये है वाई एक्सिस गाइस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये याद रखिए, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये होता है वर्टिकल एक्सिस, ये है हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो जो डिमांड कर्व है वर्टिकल जो एक्सिस के, मतलब जो वर्टिकल एक्सिस है इसके पैरेलल में है, तो है ना। तो ये बी आंसर इज राइट आंसर। डिमांड कर्व जो है जीरो पे जो पैरेलल है वर्टिकल एक्स के, तो राइट आंसर ये है। नेक्स्ट हमारे पास है गाइस, इफ टू गुड्स आर कंप्लीमेंट्री देन राइज इन द प्राइस ऑफ वन रिजल्ट्स इन। अगर दो गुड्स कंप्लीमेंट्री है गाइस, कंप्लीमेंट्री गुड्स कौन सी थी जो एक साथ में यूज होती है। मान लीजिए हमारे पास, मैं एग्जांपल देता हूँ, कार एंड पेट्रोल, कार एंड पेट्रोल। कहता अगर दो गुड्स कम देन राइज इन प्राइस ऑफ वन, एक की प्राइस बढ़ती है दूसरी पे क्या होगा गाइस, कार की प्राइस बढ़ती है गाइस, कार की प्राइस मान लो बढ़ती है, पेट्रोल की क्या होगा गाइस, कार की प्राइस अगर बढ़ती है गाइस, जब कार की प्राइस बढ़ेगी इसकी डिमांड कम हो जाएगी, जब कार की डिमांड कम हो जाएगी पेट्रोल की प्राइस भी कम होगी। तो गाइस फॉल इन द डिमांड ऑफ अदर, यानी कि जब एक कंप्लीमेंट उसकी प्राइस बढ़ती है दूसरे की जो मतलब कि जो इफ टू कमेंट से देन द राइज इन प्राइस ऑफ वन, अगर एक की प्राइस बढ़ती है तो दूसरे की डिमांड कम होती है, क्योंकि कार की प्राइस बढ़ी और इसकी कार की जब प्राइस बढ़ी इसकी डिमांड होगी तो ऑटोमेटिकली पेट्रोल की डिमांड भी कम होगी। तो राइट आंसर जो है बी ऑप्शन इज राइट आंसर। आई होप आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट हमारे पास है लॉ ऑफ डिमांड मस्ट फेल इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स गिवन गुड्स, मतलब कि कहता है लॉ ऑफ डिमांड कहाँ पे फेल होता है, नॉर्मल गुड्स में, गिवन गुड्स में, इनफीरियर गुड्स में, नॉन ऑफ द गुड्स में। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ये लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। लॉ ऑफ डिमांड का मतलब होता है, इसको ब्रीफ में समझाऊंगा। लॉ ऑफ का डिमांड होता है इनवर्स रिलेशन बिटवीन किसके बीच में, डिमांड और प्राइस के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है गाइस, डिमांड और प्राइस के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है। मतलब कि प्राइस अगर बढ़ती है, अगर प्राइस बढ़ती है डिमांड डाउन होती है, किसी चीज़ की प्राइस बढ़ती है डिमांड डाउन होती है, अगर प्राइस डाउन होती है डिमांड बढ़ती है। यानी कि अगर इन्वर्स रिलेशन का मतलब, लॉ ऑफ डिमांड का मतलब है ब्रीफ में इन्वर्स रिलेशन बिटवीन डिमांड एंड प्राइस, प्राइस बढ़ती है डिमांड जो है कम होती है, प्राइस कम होती है डाउन होती है, डिमांड जिस चीज़ की बढ़ती है। अब यहाँ पे ये कह रहा है अगर लॉ ऑफ डिमांड कहाँ पे फेल होता है, तो कहने का मतलब है गाइस यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड कहाँ पे अप्लाई नहीं होता। तो गाइस ये याद रखना गिवन गुड्स में ये लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। गिवन गुड्स का मतलब है गाइस जो सर रॉबर्ट गिफन्स थे गाइस, सर रॉबर्ट गिफन जो थे इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था। इन्हें कहा था कि, इन्हें एग्जाम्पल समझाया, इसको मैं ब्रीफ में बताऊंगा। सर रॉबर्ट गिफन थे, इन्हें कहा कि जो ब्रिटिश में लेबर वर्कर थे, जो ब्रिटिश में लो पेड वर्कर थे, लो वेड वर्कर्स थे, तो गाइस इनने जो है ब्रेड की जो है प्राइस बढ़ी, ब्रेड की प्राइस बढ़ी, लेकिन फिर भी उन्हें डिमांड इसकी इंक्रीज हुई ब्रेड की, क्योंकि ये दूसरी कम्युनिटीज़ के एक्सपेंचर जो है अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो ब्रेड की डिमांड बढ़ी, मतलब कि प्राइस बढ़ी, प्राइस बढ़ने के साथ तो इसकी डिमांड कम होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे ब्रेड की प्राइस के बढ़ने से डिमांड बढ़ी, क्योंकि जो लो पेड वर्कर्स थे दूसरी कमोडिटीज़ पे जैसे मीट पे ये एक्सपेंस जो है, जो खर्चा जो है अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ब्रेड की डिमांड बढ़ी। तो यहाँ पे इसी को कहा था गिवन गुड्स। तो गाइस ये होता है गिवन गुड्स होती है बहुत ही ज़्यादा लो इन्फीरियर गुड्स, लो इन्फीरियर गुड्स। तो इसी गिवन गुड्स का था, यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता, क्योंकि इसकी डिमांड से, इसकी प्राइस बढ़ने से इसकी डिमांड जो है सेम बढ़ती है, तो इसके लिए इसको यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। तो गाइस ये आपको याद होना चाहिए, ये इसका आंसर बी है। अब नॉर्मल गुड्स क्या होती हैं ये भी मैं आपको थोड़ा बता दूंगा गाइस। नॉर्मल गुड्स कौन सी होती हैं जिनका इफेक्ट पॉजिटिव इनकम इफेक्ट होता है, यानी कि इनकम के बढ़ने के साथ साथ इनकी डिमांड भी बढ़ती है। तो मतलब कि इसका मतलब है ये पॉजिटिव इफेक्ट इनकम होती है। ये नॉर्मल गुड्स का क्या होता है, इनकम के बढ़ने से इनकी डिमांड भी बढ़ती है, पॉजिटिव इनकम इफेक्ट। और इन्फीरियर गुड्स कौन सी होती है गाइस, इन्फीरियर गुड्स होती है नेगेटिव इनकम होता है, इन्फीरियर गुड्स होती है जिनका नेगेटिव इन्फीरियर, यानी कि इनकम बढ़ने से इनकी डिमांड कम होती है।
ये मैंने आपको समझाया, तो बाकी ऑप्शन तो मैंने बता दिया राइट क्या। अ फॉल इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स विल काज। तो गाइस ये आपको ध्यान देना है, अगर मतलब कि अ फॉल इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स विल काज। तो गाइस यहाँ पे आपने ध्यान देना है, अगर मतलब कि कंज्यूमर की इनकम जो है फॉल होती है, नॉर्मल गुड्स में क्या होगा, तो मैंने अभी नॉर्मल गुड्स को बताया पॉजिटिव इफेक्ट होता है। अगर मतलब कि नॉर्मल गुड्स कंज्यूमर की इनकम फॉल हो रही है, नीचे की जा रही है, तो इसकी डिमांड भी तो डाउन ही जाएगी ना। तो अब यहाँ पे कहता है इसमें राइट ऑप्शन कौन सा है गाइस, ये नॉर्मल गुड्स का मैंने बता दिया, पॉजिटिव इफेक्ट, अगर इनकम बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ती है, अगर इनकम कम होती है तो इसकी डिमांड भी कम होती है। तो यहाँ पे कैसे राइट आंसर कौन सा, अपवर्ड मूवमेंट है, डाउनवर्ड मूवमेंट है, डिमांड का, और राइटवर्ड शिफ्ट है, लेफ्ट। तो गाइस इसको मैं डायग्राम से समझाऊंगा, देखना आप खुद ही बताओगे। तो गाइस यहाँ पे आपने ध्यान देना है, ये मैं इसको डायग्राम से समझाता हूँ। ये यहाँ पे मैं इसको बताता हूँ आपको, ये यहाँ पे क्योंकि ये इनकम की वजह से प्राइस की से कोई प्रभावित नहीं हो रही, इनकम की वजह से प्राइस से कोई, तो प्राइस सेम है, क्योंकि जो प्राइस जो है सेम है, इनकम की वजह से प्रभावित होती हैं ये नॉर्मल गुड्स, तो इसकी प्राइस में सेम है। तो गाइज यहाँ पे क्योंकि इसमें जो प्राइस है सेम रहेगी, प्राइस जो है कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, इसका इनकम का इफेक्ट रहता है इसमें नॉर्मल गुड्स में। तो गाइज मतलब कि यहाँ पे जो एजम्पशन है कि जो आप इसमें मतलब कि जो हमारे पास इंक्रीज इन डिमांड में, इंक्रीज इन डिमांड डिक्रीज अभी मैं बताऊंगा, इंक्रीज इन डिमांड की वजह से थे, प्राइस की वजह से मतलब कि इंक्रीज इन डिमांड या डिक्रीज इन अदर फैक्टर्स की वजह से होती है, जैसे इनकम की वजह से होती है। तो यहाँ पे जो प्राइस सेम है, और अब यहाँ पे देखो जो इसको मैं समझाऊंगा, प्राइस सेम है, इनकम पहले डिमांड ये थी 20, अब 20 से 15 आ गई, क्योंकि इनकम जो है फॉल हुई, फॉल इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। गाइस यहाँ ध्यान देना है, फॉल इनकम की, जो कंज्यूमर की इनकम फॉल हो रही है, फॉल हो रही है, और इसकी जो डिमांड भी 20 से 50 आ गई, प्राइस सेम है, प्राइस में कोई प्रभावित नहीं है गाइस। तो गाइस ये देखो किसकी तरफ आ रहा है, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है ना, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट की तरफ, 20 से 15 की तरफ, तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट आ रहा है, तो यहाँ की तरफ देख सकते हैं लेफ्ट वर्ड शिफ्ट आ रहा है, लेफ्ट वर्ड है। तो राइट आंसर क्या है, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व। जब इनकम कंज्यूमर की फॉल होती है, नॉर्मल गुड्स की विल काज लेफ्ट वर्ड शिफ्ट, नॉर्मल गुड्स की जो है लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा गाइस। आई होप आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट हमारे पास है, इफ मोर ऑफ अ कमोडिटी इज डिमांडेड एट द सेम प्राइस और द, गाइस सबसे पहले आपने याद रखना है, एक होता है एक्सटेंशन इन डिमांड, एक होता है इंक्रीज इन डिमांड, एक होता है कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, दूसरा होता है डिक्रीज इन डिमांड। तो गाइस याद रखिएगा, ये होता है इंक्रीज और ये होता है डिक्रीज। एक्सटेंशन इन डिमांड का मतलब है, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन प्राइस की वजह से होती है गाइस। एक्सटेंशन का मतलब है डिमांड बढ़ रही है, किसकी वजह से, प्राइस के फॉल होने की। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है डिमांड कम हो रही है, प्राइस के मतलब कि बढ़ने की वजह से गाइस, याद रखना। एक्सटेंशन का मतलब है, एक्सटेंशन डिमांड का मतलब है डिमांड बढ़ रही है प्राइस के फॉल होने की वजह से, कॉन्ट्रैक्शन में डिमांड जो है कम हो रही है, किसकी वजह से, प्राइस के राइज होने की वजह से, प्राइस के बढ़ने की वजह से। इंक्रीज एंड डिक्रीज का मतलब हमारे पास होता है यहाँ पे अदर फैक्टर्स आते हैं इसमें, जैसे अभी ऊपर मैंने एग्जाम इनकम ऑफ द कंज्यूमर आए गए, इनकम की वजह से होता है, टेस्ट की वजह से होता है। इंक्रीज डिमांड कब होती है, जब इनकम कंज्यूमर की बढ़ती है। डिक्रीज कब होती है, जब इनकम जो है कंज्यूमर की मतलब कि जब इनकम कम हो जाएगी। तो गाइस ये क्या है, अदर फैक्टर्स आते हैं इसमें। प्राइस सेम रहती है, प्राइस में कोई रोल नहीं होता, जैसे ऊपर मैंने एग्जांपल बताया आपको। तो गाइस प्राइस सेम रहता है। तो अब ये यहाँ पे ये कह रहा है, इफ मोर कम्युनिटी इज डिमांडेड एट द सेम प्राइस, मतलब कि सेम प्राइस पे मोर कम्युनिटी को डिमांड किया जाएगा। तो कहते प्राइस सेम है, तो इसका मतलब कम्युनिटी की डिमांड ज़्यादा है, इसका मतलब इनकम इफेक्ट होगा। तो इनकम जिस पे इफेक्ट होगा, इनकम की वजह से उसको क्या बोलते हैं, मैंने अभी बताया था, उसको इनकम की वजह से, इसकी वजह से होती है, मतलब कि इनकम जो प्राइस अदर फैक्टर्स जिसमें आते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, इंक्रीज इन डिमांड बोलते हैं। अगर एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये प्राइस की वजह से, अदर फैक्टर की वजह से प्राइस देन, तो उसको बोलते हैं इंक्रीज या डिक्रीज। क्योंकि यहाँ पे जो कम्युनिटी की डिमांड जो है, इफ मोर ऑफ कम्युनिटीज डिमांडेड, मोर कम्युनिटी को डिमांड किया जा रहा है सेम प्राइस पे, प्राइस का कोई रोल नहीं है, लेकिन इसका मतलब इनकम उसकी बढ़ी हुई तभी इंक्रीज हो रही डिमांड, तो इसको इंक्रीज इन डिमांड राइट आंसर। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। तो गाइज ये मैंने अभी बताया था, इनकम इफेक्ट पॉजिटिव केस में, नॉर्मल गुड्स में इनफेक्ट पॉजिटिव होता है क्योंकि जितनी इनकम बढ़ेगी इनकी डिमांड भी बढ़ेगी। तो ये पहला ऑप्शन ठीक है। दूसरा क्या है, अब बोलते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन है, पहला राइट है। दूसरा, इनकम इफेक्ट इज जीरो इन केस ऑफ सुपीरियर गुड।
तो देखो कहता है सुपीरियर गुड में इनफैक्ट में जीरो है, तो ये तो गलत है गाइस। अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो सुपीरियर गुड की तो अच्छी गुड की डिमांड तो बढ़ेगी ना, तो ये भी गलत है गाइस। नेक्स्ट है गिवन गुड्स और इन्फीरियर गुड्स, ऑल गिवन गुड्स आर, बिल्कुल सभी गिवन गुड्स इन्फीरियर गुड्स होते हैं। बिल्कुल मैंने कहा था गिवन गुड्स होते हैं ये वेरी इन्फीरियर गुड्स होते हैं, तो गिवन गुड्स इन्फीरियर होती हैं। बट ऑल इन्फीरियर गुड्स आर, बट ऑल इन्फीरियर आर, बट नॉट ऑल इन्फीरियर गिवन गुड्स, लेकिन सभी इन्फीरियर गुड्स गिवन नहीं। तो बिल्कुल गाइस ये बिल्कुल सही है, सभी इन्फीरियर गुड्स गिवन नहीं होती, तो ये भी ठीक है, पहला भी ठीक है, तीसरा भी ठीक है। और चौथा कहता है इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड्स, तो बिल्कुल गाइस इनकम इफेक्ट जो होता है नेगेटिव होता है इन्फीरियर में, क्योंकि इन्फीरियर जब आपकी इनकम बढ़ती है तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड डाउन जाती है। क्या गाइस, इसका मतलब है जब इनकम आपकी बढ़ती है, इनकम आपकी बढ़ती है तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड डाउन होती है, तो नेगेटिव इफेक्ट है, बिल्कुल ये भी ठीक है। तो 1, 3 एंड 4 राइट आंसर, तो 1, 3, 4 राइट आंसर, सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट हमारे पास हु इज़ द चेयरमैन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन, तो गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है? YV रेड्डी, निर्मला सीतारामन, NK सिंह, नॉन ऑफ दिस। तो गाइस ये कौन है? राइट आंसर जो है NK सिंह है। गाइस याद रखिए कौन है? NK सिंह। और जो 14 फाइनेंस कमीशन कौन थे? 14 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन जो थे YV रेड्डी थे, और इस टाइम कौन है? NK सिंह। तो गाइस ये याद रखिए नंदा कृष्णा सिंह जो है, नंदा किशोर सिंह, इनका पूरा नाम है नंदा किशोर सिंह। नंदा किशोर सिंह इस टाइम जो है इसके जो है 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन है। तो गाइस ये था इंपॉर्टेंट सेशन आज हमारा। तो ये अगर आपकी कोई भी क्वेरी है कमेंट बॉक्स में लिखिए गाइस। तो नेक्स्ट वीडियो में कंप्यूटर का लाऊंगा, तो वीडियो पसंद है लाइक कीजिए। थैंक यू गाइस।